नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डैक्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 साइंस स्ट्रीम अक्टूबर मंथ की यूनिट टेस्ट नंबर 4 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर को। फ्रेंड्स सब्जेक्ट कोड यहाँ दिया हुआ है 006, मीडियम है इंग्लिश, यानी कि ये जो पेपर है ये है 11th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का जो कि इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। 11th जनरल स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जल्दी ही हम पेपर सॉल्यूशन लाएंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम एंड जनरल स्ट्रीम दोनों ही मीडियम के हमने वीडियोस बनाए हुए हैं सॉल्यूशन के, जो कि आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक अवेलेबल है या फिर ऊपर दिए हुए आई बटन द्वारा भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज यहाँ पे बात की जाए इंग्लिश के पेपर साइंस स्ट्रीम 11th स्टैंडर्ड की। यहाँ पे मार्क्स हमें अलॉट किए हुए हैं 25 और टाइम दिया हुआ है 1 आवर का। इसके अलावा 2 इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, जिसमें पहले इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे 3 सेक्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 21 जो है ये हमें कंपलसरी लिखना है। आपको हर एक क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हो तो उसके बाद 2 ही लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली 3 या 4 पे जंप नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी आज के पेपर सॉल्यूशन को। फ्रेंड्स पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर बार कही जाने वाली मेरी बात कि ये सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आपके सारे आंसर्स कॉपी करें, बल्कि मैं ये सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किन्हीं रीजनों की वजह से ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाए हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आंसर्स लिख लिए हैं या फिर आने वाले टाइम में लिखने वाले हैं और वो इस सॉल्यूशन की मदद से अपना जो पेपर है वो वेरीफाई करना चाहते हैं, उन्हें एक हेल्प मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा आज का पेपर दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ईच ऑफ 1 मार्क, टोटल 4 मार्क, यानी 4 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, इसे हमें रीड करना है और इसकी मदद से जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है तो डायरेक्टली जो आंसर्स है वो मैं आपको समझा देता हूं। हाँ, पैराग्राफ में जहां भी उसके आंसर्स होंगे वो मैं आपको यहां टिक मार्क करवाता जाऊंगा। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू द 2 फॉर्म्स ऑफ आर्ट डेपिक्ट। तो यहां इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ परफेक्ट illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। अगर आप पैराग्राफ में फ्रेंड्स इसे चेक करना चाहते हैं तो पैराग्राफ में आपको यहां पे दी हुई है ये लाइन जहां से मैंने इस आंसर को वेरीफाई किया है। देन है क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड दाओ मीन्स, दाओ वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग होता है परफेक्शन ऑफ आर्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर इट। देन क्वेश्चन नंबर 3, What does the Chinese landscape depict? ठीक है, चाइनीज लैंडस्केप जो है वो क्या व्यक्त करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज नॉट रियल एंड नो वन कैन एंटर फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट। अगर आपको यहां पे चेक करना है इसे तो यहां पे आपको दिया गया है जहां से आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द व्यूअर सी द यूरोपियन फ्यूजिरेटिव पेंटिंग। यूरोपियंस जो हैं वो कैसे फ्यूजिरेटिव पेंटिंग को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे व्यू करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्टली एज द पेंटर सीज इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, जो कि आपको यहां पर दिया हुआ है पैराग्राफ में। सो फ्रेंड ये थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो कि हो गए सॉल्व। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 एंड 6 की। तो 5 एंड 6 में कहा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 to 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच ऑफ 2 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स हैं यहाँ पे। तो इसके तो हमें डिटेल में आंसर लिखने होंगे, तो मैं चलिए आपको लेके चलता हूं यहाँ पे इसके आंसर्स की तरफ। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शैनसुई। शैनसुई जो है इसका कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ इसका जो आंसर है वो मैंने लिखा हुआ है, शैनसुई लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर दैट रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप। माउंटेन is yang, that is stable, warm, dry and reaches vertically towards the heaven, while the water is yin, that is fluid, moist, cool and horizontally resting on earth. Yang is masculine and yin is feminine aspect of universal energy, reflecting the fundamental notion of Taoism. So friends ये है आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। आफ्टर दैट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन मूवमेंट एज मेंशन इन द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसका आंसर है ये हो जाए कुछ इस तरह से कि इट इज अ मूवमेंट विच स्ट्रेसेस द एलिंग प्लैनेट। यहां ये
बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसे आप हटा दीजिएगा, कि विच स्ट्रेसेस द एलिंग पीपल to follow environmentally friendly practices. The chapter The Ailing Planet, The Green Movement's Role was an article published in newspaper The Indian Express on November 24, 1994, written by Nani Palkhiwala. So ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में आए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और आपके बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी से, और सेक्शन बी के अंदर कहा गया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में कि रीड द फॉलोइंग स्टांजा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस ईच ऑफ 1 मार्क, टोटल 4 मार्क। यहाँ पे एक स्टांजा दिया हुआ है पोएम का, इसके ऊपर से हमें इसके आंसर जो है वो लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द रेन टेक्स शेप डैश। तो जो रेन है वो कहाँ शेप लेती है फ्रेंड्स, तो यहाँ एक कंफ्यूजन हमसे क्रिएट होता है कि इन द स्काई और ऑन द लैंड। तो फ्रेंड जैसे कि हमें पोएम में डिस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट, जो कि होगा इन द स्काई। देन क्वेश्चन नंबर 8, ऑल टूगेदर चेंज व्हाट डज द पोएट मीन विथ रिगार्ड टू द रेन। तो इसके लिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का, द फ्रॉम कंप्लीटली चेंज फ्रॉम वेपर टू क्लाउड। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, हियर द रेन डिसेंड्स ऑन अर्थ डैश, जिसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉश अवे ड्राफ्ट्स एंड डस्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे भी शॉकिंग लगा था, क्यों ऐसा आंसर यहाँ पे बन रहा है कि हियर द रेन डिसेंड्स ऑन अर्थ, जो बारिश है वो पृथ्वी पे अर्थ पे क्या करती है यहाँ पे, तो टू गिव वाटर टू एनिमल्स, टू गिव रिलीफ टू ह्यूमन काइंड, या टू नॉरिश द नेचुरल रिसोर्सेज, इन तीनों में से कुछ होना चाहिए। तो क्यों इतना अजीब सा यहाँ पे आंसर लिया गया है टू वॉश अवे ड्राफ्ट्स एंड डस्ट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ऐसी ही बात की गई है इसके अंदर पोएम के अंदर, दैट्स वाई जो फ्रेंड्स है वो हमें लेना पड़ता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट अनबॉर्न आइडेंटिफाई फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे जो प्रॉपर फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगी फ्रेंड्स वो होगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की, मेटाफोर एंड मेटोनिमी। कैसे मेटाफोर और मेटोनिमी बनेगा, तो एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर, अब ये वर के बाद फ्रेंड्स लाइक होना चाहिए था। अगर ये लाइक होता तो ये क्या हो जाता, तो ये सिमिली हो जाता, लेकिन यहाँ पे लाइक का यूज नहीं किया गया है, डायरेक्टली ही हमें यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जब डायरेक्टली इंप्लाई होता है, अगर लाइक है एज है तो सिमिली है, लेकिन अगर डायरेक्टली इंप्लाई होगा तो ये पहला तो बन जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मेटाफोर, तो पहला हो गया मेटाफोर। अच्छा, उसके बाद मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है फ्रेंड्स कि आप डायरेक्टली किसी चीज को कभी भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किंग की बात करी जाए तो किंग को आप किंग नहीं बताते हो, आप मेटोनिमी में आप क्या करते हो, क्राउन बताते हो। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉप्स की और साथ ही साथ फार्मर्स की भी बात की गई, यानी इनडायरेक्टली कुछ बताया हुआ है, और इसलिए ये हो जाएगा मेटोनिमी। सो ऑप्शन नंबर डी, मेटाफोर एंड मेटोनिमी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देन फ्रेंड्स बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की, इसके बाद आता है सेक्शन सी, तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की बात कर लेते हैं। यहां पे भी कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 to 5 सेंटेंसेस ईच ऑफ 2 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी फाइल में जाना पड़ेगा और इसके जो आंसर है ये प्रॉपरली हमें देखने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 यहां दिया गया है, सी लॉन्चेस अवे towards the infinite explain with reference to the voice of the rain। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं वहां तक यहां द वॉइस ऑफ द रेन की जगह शायद द लैबरनम टॉप लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या है। तो अगर उन्होंने द वॉइस ऑफ द रेन लिख के दिया है तो हम ऐसे इसका क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया है वो कुछ इस तरह से बनेगा, सी स्टैंड्स फॉर द गोल्ड फिंच whose arrival on the trees has suddenly transformed it into a noisy place after having fed her young ones and having made the tree active and full of life. The goldfinch flies away towards the infinitely vast sky। तो ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बनना चाहिए, तो ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। After that है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, justify the
टाइटल ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस जो है इसका टाइटल हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो यहां मैंने लिखा हुआ इसके रिगार्डिंग कि मार्गो मिनको हैज वेरी एप्टली एंड लॉजिकली टाइटल दिस शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस। जो मार्गो मिनको हैं हमारे ऑथर, उन्होंने काफी ज्यादा लॉजिकली इस स्टोरी को यहां लिखा हुआ, शॉर्ट स्टोरी को। क्या इसके अंदर, तो द नरेटर एंड हर मदर were victims of the war. The upheaval forced them to be wanderers. They had no permanent address worth the name. All the nice things were at number 46 Marconi Street. They aroused nostalgic feelings of former times, but their true honor was no more in the world. The narrator resolved to forget them and also the address where they ले। सो ये हो गया यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। सो 11 एंड 12 फ्रेंड्स यहाँ खत्म किए। अगेन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 टू 17 जो है ये इंक्लूड हो रहा है सेक्शन सी के अंदर, और यहाँ कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स 13 टू 17 विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, राइट ओनली द आंसर मेंटेनिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ नंबर, ईच ऑफ 1 मार्क्स। टोटल 5 ब्लैंक्स हमें दी हुई है। यहां पर ब्रैकेट के अंदर हमें 5 अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें प्रॉपरली हमें अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 13 टू 17 की ब्लैंक्स में। सो फ्रेंड्स यहां पे भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है आपके लिए सॉल्व से, जहां पे 13 जो है इसके अंदर आएगा प्रीसीड, 14 के अंदर आपका यहां पे आएगा पैट्रोमनी, इसके बाद में 15 में ट्रॉपिकल, 16 के अंदर एरोडिन एंड 17 के अंदर आएगा एकर्स। सो ये हुए क्वेश्चन नंबर 13 टू 17। देन बात की जाए यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 टू 21 की। सो क्वेश्चन नंबर 18 टू 21 है यहां पे, जहां दिया गया डू एज डायरेक्टेड ईच ऑफ 1 मार्क, टोटल 4 क्वेश्चंस, ग्रामर सेक्शन, काफी बढ़िया सेक्शन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहां कहा गया है ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन द पेंटिंग मेक इट नेगेटिव। फ्रेंड्स कभी भी आपको कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाना तो ठीक है, लेकिन आप कभी भी उसे नेगेटिव बनाते हो तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि वो ऐसा कर देंगे ओनली द आर्टिस्ट नोज, तो नोज क्या कर देंगे वो लोग डजंट, ठीक है। तो ये डजंट किया मतलब नेगेटिव हो गया ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मीनिंग भी चेंज नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो आर्टिस्ट है इसका ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट कर लेते, तो आर्टिस्ट का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे फिजिस्ट, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से कोई भी आंसर इसका कर सकते हो। सो मैंने यहां लिखा फिजिस्ट डजंट नो द वे विद इन द पेंटिंग। अगर फिजिस्ट नहीं जानते हैं तरीका पेंटिंग का तो कौन जानता होगा, तो बोले ओनली द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ही जानते होंगे। तो यहां पे हुआ क्या, तो बोले डजंट लगा के यहां हमने नेगेटिव भी कर दिया और साथ ही साथ इसका जो मीनिंग था वो मीनिंग भी चेंज हुआ नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा फिजिस्ट डजंट नो द वे विद इन द पेंटिंग, ओनली द आर्टिस्ट नोज। देन क्वेश्चन नंबर 19, the Earth's vital sign reveal a patient in declining health. Add a question tag. Question tag कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहां दिया है vital signs reveal, तो यहां पर इसके लिए हो जाएगा डज, और यहां ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा डजंट। और अर्थ की बात की है तो अर्थ प्रोनाउन के लिए क्या हो जाएगा, तो ईट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डजंट ईट। Question number 19. Then question number 20. The inside of the cave is splendid. Make it exclamatory. Exclamatory create करना है यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, सबसे पहले हाउ लिख देंगे, हाउ स्प्लेंडेड द इनसाइड ऑफ द केव एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हो गया यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देन 21 काफी ज्यादा इजी सा, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, चेंज द वॉइस। तो यहाँ क्या हो जाएगा चेंज द वॉइस के लिए, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे वी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बोरोड वर्ब है, और ईट क्या है हमारे लिए, तो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है और उसके बाद सब्जेक्ट को कहां ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो ईट जो है ईट आगे आ गया, हैव था फ्रेंड्स, वी के साथ तो हैव आएगा लेकिन ईट के साथ हैव नहीं आ सकता, ईट के साथ आपको लगाना पड़ेगा हैज। सो ये हो जाएगा ईट हैज, और अगर ये हैव है तो ये हो जाएगा हैव या हैज हो तो हैव हैज बीन, तो इट हैज बीन। बोरोड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो बोरोड की थर्ड फॉर्म होती है बोरोड ही, और वी होगा लास्ट में जाएगा यहां, तो ये हो जाएगा बाय अस। सो इट हैज बीन बोरोड बाय अस, और जो बचा फ्रॉम आवर चिल्ड्रन वो हमें वैसे का वैसा ही लिख देना है यहाँ लास्ट में, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। सो इट हैज बीन बोरोड बाय अस फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये हो गया यहाँ पे प्रॉपरली आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो फ्रेंड्स यहां पे ये खत्म हुए क्वेश्चन नंबर 18 टू 21। तो अगर आपको सीखना है कि जो डू एज डायरेक्टेड है इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप
इन सभी के सभी डू एज डायरेक्टेड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिसके लिए मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है जो कि ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या फिर डू एज डायरेक्ट को कैसे सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी बातों को आप इस वीडियो की मदद से समझ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं 18 to 21 क्वेश्चंस के साथ हमारा जो इंग्लिश स्टैंडर्ड 11 जनरल स्ट्रीम का यूनिट टेस्ट 4 का जो पेपर था ये हुआ सॉल्यूशन कंप्लीट। होप्स कि जो भी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करवाया वो आपको समझ आया होगा। साथ ही साथ सॉल्यूशन आपके जो भी कीमती सुझाव है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।